हेलो रेखा। हाँ, ज्योति आई है वहाँ, मगर वो कह रही थी कि तुम्हारे पास आने वाली है। ठीक है, वो अब तक घर नहीं लौटी इसलिए। ठीक है, अगर आए तो फ़ोन कर देना। ठीक है। हेलो पद्मा, ज्योति आई है? ठीक है, वो अब तक घर नहीं लौटी इसलिए। हाँ, ठीक है। ज्योति नहीं आई अभी तक? नहीं, पद्मा और कुमुद से भी बात हो गई, लेकिन वो भी कह रहे नहीं है। जाओ तुम जाके पढ़ाई करो अपनी, मैं देखती हूँ। आओ। कल रात कहाँ थी पूछे? दीनानाथ के कमरे में बहुत देर हो गई थी तो वहीं सो गई। फोन नहीं करते बना कि नहीं आ पाएंगे? उसके यहाँ फोन कहाँ? आस पास के किसी होटल में तो होगा। हम लोग यहाँ रात भर जागते रहे। पहले बता चुकी हूँ तुम लोगों को। बता चुकी हूँ, राह मत देखा करो, आते बना तो आऊंगी, नहीं तो नहीं आऊंगी। ज्योति ये घर है, होटल नहीं है। ये नहीं चल सकता। तुम इस घर की हो, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझती। शादी के बाद तुम्हारा अजीब ही ढंग देख रही हूँ। अरे रात में ना सही दिन में फोन कर देती। दिन भर ऑफिस के काम में फंसी रही, वक्त ही नहीं मिला माँ, सच। देखो, घर में घर का आदमी बनकर रहना मुश्किल हो तो अपना रास्ता नापने में ही भलाई है, समझ लो। आगे से ऐसा नहीं। ज्योति, तुम मुझे सता सकती हो, लेकिन जानती हो तुम नहीं लौटती तो नाच जी की नींदें उड़ जाती हैं। रात को 2-2 बजे तक करवटें बदलते रहते तुम्हारी फिक्र में। जरा उन्हीं का विचार करो, वो तो तुम्हारे ब्याह के खिलाफ भी नहीं थे। ऐसे नाच रहे थे जैसे अपने ब्याह में भी ना नाचे होंगे। मैंने कहा माँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। क्या रखा है इन बातों में? कहती जाओगी नहीं होगा, होगा वही। माँ, अगर मेरे हाथ में होता तो ऐसा नहीं होता। अब ऐसा कहकर तुम छुट्टी नहीं पा सकती। तुमने अपनी मर्जी से ब्याह तय किया था और करके दिखा भी दिया। रहने भी दो ना ये विषय माँ, प्लीज। तुम्हारी शादी के बाद से तो उस घर का रंग ही बदल गया है। तुम भी पहले वाली ज्योति कहाँ रह गई हो? यहाँ हो तो ऐसे जैसे पराई हो और सिर्फ जरूरत समझकर इस घर के सहारे टिकी हो। न किसी काम में मदद करती हो, न हम लोग तुम पर निर्भर कर सकते हैं। बस अपने में ही डूबी रहती हो। बाहर जाती हो तो लौटने का ठिकाना नहीं, और आती हो तो ऐसे जैसे मेहमान आया हो। मैंने कहा ना, सॉरी। ये नहीं चल सकता ज्योति।
क्या करूं ये भी कह दो, छोड़कर चली जाऊं। कह दे तो गुस्ताखी बरकर आती हो। किसके दम पर ये हम खूब जानते हैं। गुस्ताखी नहीं की है मैंने, और अगर की भी है तो वो मेरे अकेले की गुस्ताखी। कैसी ठीक होती तू और कैसी हो गई है। मुझे अपने बारे में कुछ नहीं कहना, लेकिन उनको जो तकलीफ होती है उनका किसी काम में मन नहीं लगता। 24 घंटे बस सोचते रहते हैं। मैं अब अंदर जाऊं प्लीज। जहां जी चाहे जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है। तुम और बाबा कितने दिन यूं खून सुखाओगे? कौन सुखाता है जय, वे दिन भी बीत गए। फिर पता है कि ऐसा ही होगा तो फिर क्या? कहना आसान है बेटा। अगर ज्योति की कोई शिकायत नहीं है तो आप क्यों जी का जंजाल पाल रहे हो? तुम्हारी जब बेटी होगी और वो बड़ी होगी, तभी तुम इस बात को समझ पाओगे। ये बाबा भी अब क्यों परेशान रहते हैं समझ में नहीं आता। उन्होंने तो इस शादी का समर्थन किया था, इतना नहीं बल्कि पहल की थी। कहा ना, तुम नहीं समझ पाओगे। क्या घर था ये, कैसा माहौल था यहाँ का। वही माहौल कैसे बना रहता? समय के हिसाब से हर चीज बदल जाती है, और इन बदलती हुई चीजों से जो समझौता कर लेता है वही जिंदा रह पाता है। जीव शास्त्र का यही कानून है। हमारे गुरुजी ने हमें नहीं सिखाया कि परिस्थितियों के साथ अपने आप को बदल दो। वे कहा करते थे कि तुम परिस्थितियां बदल सकते हो, और हम लोग इसी गर्व को लिए जिए हैं कि हम ही परिस्थितियां बदलते हैं। यही तो वजह है तुम्हारे दुखों की। परिस्थितियों के बदलने का अपना एक कायदा होता है, ढंग होता है, तरीका होता है। वे थोड़ी किसी की राह देखते हैं। सच कहते हो, अब समझ पड़ता है, लेकिन क्या करें, व्यवहार में नहीं उतरता। देखो माँ, ज्योति ने अपनी मर्जी से, अपनी रजामंदी से एक निर्णय किया था। अब उस निर्णय का जो भी नतीजा होगा उसको वो भुगतेगी। कल को अगर मैं कोई निर्णय करूंगा तो उसका जो भी अंजाम होगा उसको मुझे ही भुगतना होगा। आपका उससे क्या संबंध? आप क्यों अपना जी का जंजाल पाले? मैं तो कहता हूँ आप लोगों ने हमें खिला पिला कर बड़ा किया, वही काफी है। आगे की जिम्मेदारी हमारी अपनी। फिर भी जी दुखता है जय। Well. How is everybody? फाइन। आज का दिन काफी हेक्टिक रहा। हाउस में ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा था, एक वॉकआउट भी हो गया। पूरे दिन भर शोर शराबा होता रहा। बड़ी मुश्किल से 4 बजे टैक्सी पकड़ी और घर आया। कल रात ठीक से सो भी नहीं पाए थे तुम, और आज सुबह उठते ही डक्कन टूल पकड़ के चले गए। असल में आज आपको बम्बई में रुक जाना चाहिए था। कम से कम ठीक से सो तो पाते। भाई ठीक ही तो है। हाँ, सदन के उबाऊ भाषण के बीच में एक 5 स्टार झपकी ले ही सकते हैं, लेकिन आज ये नहीं हो पाया। जयप्रकाश जी, एक प्याला गर्मा गर्म चाय मिलेगी? ज्योति आ गई? अभी लौटी है। कैसी है? ठीक तो है? मैंने पूछा तो बोली कल रात एक मित्र के यहाँ गए थे दोनों। रात हो गई तो वही सो गए। रोजाना यही जवाब। कहा कि चिंता होती है तो कहने लगी, कहा था ना चिंता मत करना। अरे रात को वही सो गई, मान लिया। अब सवेरे तो घर आ सकती थी, और वो भी ना सही तो कम से कम फोन ही कर देती। ऑफिस में फोन ही था क्या? अरे भाई, समय नहीं मिला होगा। हाँ? और हम जो यहाँ रात भर फिक्र कर करके मरे जा रहे थे, वो कुछ भी नहीं। तुम किस हालत में बम्बई सुबह गए थे मुझसे छुपा नहीं है।
फोन करने का समय नहीं था उसके पास। अरे सेवा, ज्योति एक अच्छी लड़की है, अपनी जिम्मेदारी समझती है, लेकिन उसके बाद भी अगर कह रही है तो वजह होगी, अहम वजह होगी। वजह अजय मैं सब जानती हूँ, इसकी वजह वो है वो। अरे हो तो भी हमें नई स्थिति को स्वीकार करना होगा। भाई ज्योति ने उसके साथ शादी की है। तुम तो स्वीकार करोगे, तुम ही तो थे पुरोहित। अरे तो भाई क्या कर, बोलो। हाँ? अरे शादी का विरोध करते, शादी ना होने देते। सेवा, ज्योति कानूनन बालिग थी, अपना फैसला कर चुकी थी और सवाल उसकी पसंदगी का था। हम कुछ बोलते तो क्या सुनने वाले थे? उसकी पसंदगी थी शादी करना। हम अगर मना करते तो रुकने वाली नहीं थी, और हम कौन होते अपनी अपनी जिद बीच में घुसेड़ने वाले? अगर लड़की जानबूझकर गड्ढे में गिरना चाहेगी तो भी तो उसे नहीं रोकोगे। गिरने दूंगा, जरूर गिरने दूंगा। यूं उसे 10 बार समझाऊंगा, 10 बार राय बदलवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर कोई गड्ढे में गिरना चाहता है तो मैं उसे गिरने दूंगा, बिल्कुल नहीं रोकूंगा। उस बेवकूफ लड़की को भी नहीं रोकोगे जो तुम्हारी बेटी है? तुम्हें भी नहीं रोकूंगा, लेकिन मुझे दुख होगा क्योंकि तुम्हें दुख होगा, क्योंकि तुम लोग मेरे अपने हो। मैं जिन मूल्यों को बाहर अपनाता हूँ उनको ही घर में भी स्थान देता हूँ। और रहा ज्योति की शादी का फैसला, तो मुझे वो बिल्कुल गलत मालूम नहीं होता। उसी का फल भुगत रहे हो जो रात रात भर आंखों में काटते हो। सेवा, मान लो कि अगर ज्योति अरुण के साथ नहीं किसी और दलित के साथ या फिर किसी गैर दलित के साथ शादी करती है, तो क्या तुम इस बात की गारंटी दे सकती हो कि हमें रातों की नींद नसीब होती? सेवा, हर नया रिश्ता अपने में एक समस्या होता है। ज्योति हमारी बेटी है, और अगर हमारी ही रातों की नींद हराम होनी है तो वही सही। हाँ? जयप्रकाश जी, आपके कॉलेज के क्या हाल है? ज्योति खड़ी है वहाँ। अरे बेटा जो, तुम वहां पे खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? हाँ, सीधे अंदर आ सकती थी। हाँ, ये चोरी छुपे क्यों? हाँ, मैडम आप मियाँ बीवी की बातें चोरी चोरी सुनती हैं, पिटेंगी। हाँ, आओ बैठो, सीधा अंदर आ सकती थी। लो चाय पियो। अरे पियो ना, मैंने ड्यूटी नहीं की। अच्छा ये लो, हाफ हाफ पियो। अरे पियो ना, हमारा क्या है, काउंसिल हॉल में हम दिन भर बैठकर चाय ही तो पीते हैं। हाँ लो। वहां पे दाग किस? दाग का एक आप चाय पीजिए, पीछे ना प्लीज। ज्योति, ज्योति बताओ मुझे, बताओ मुझे बात क्या है? विषय पर बात नहीं करना चाहती तो ठीक है, लेकिन अंदर मत जाओ बेटा। तुम इस तरह भारी समय से रोते चली जाओ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। देखो ज्योति, मैं बिल्कुल अलग बात कहने जा रहा हूँ, उस पर विचार करोगी तुम, अरुण जी से भी बात करोगी, और जो तय होगा हमें बताओ। कोई जल्दी नहीं, यू कैन टेक योर टाइम। हाँ, देखो मैं चाहता हूं कि ज्योति और अरुण जी दोनों आकर हमारे साथ इस घर में रहें। प्लीज प्लीज लेट मी कंप्लीट। हमारी ज्योति की शादी हुई और अरुण जी अपने लिए टेम्पररी सिंगल रूम का मकान ढूंढ रहे थे, जो अरेंज नहीं हो पाया। ठीक है, अंदाज कभी कभी गलत साबित हो जाता है। तो उसके बाद जब तक मकान का पक्का इंतजाम ना हो जाए, ज्योति हमारे साथ रहे और अरुण जी मकान ढूंढे, ये इन लोगों ने तय किया। अब पूना जैसे शहर में अच्छी खासी रकम डाले बिना कोई मकान पाना आसान काम नहीं है, और मकान कब तक मिलेगा इस बात का भी कोई भरोसा नहीं। तो मेरा मन इस बात पे राजी नहीं होता कि दोनों पति पत्नी एक दूसरे से अनिश्चित काल तक अलग अलग रहे, खासकर अरुण जी जो कभी इस दोस्त के घर या
कभी उस दोस्त के घर डेरा डाल। देखो सेवा, ये मकान बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है, हाँ? और हम 3 लोग यहाँ पहले से रहते हैं। एक और आदमी आसानी से अकोमोडेट हो सकता है, हम कर सकते हैं अकोमोडेट। क्यों सेवा? जयप्रकाश जी, तुम्हारी क्या है? तुम्हें प्रस्ताव मंजूर है? नहीं, मंजूर नहीं। तुम्हें बदस्तूर वजह बतानी पड़ेगी। वजह नहीं है, पर मुझे मंजूर नहीं। देखो ज्योति, हमेशा इस तरह की बातें नहीं किया करते। I have given my reasons. You have to give your reasons, ज्योति। वो इस घर में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, दोबारा कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं मुझसे अलग हो चुकी हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। मैं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगी। No, no, no! Don't tell me. I must tell you, Mama. I must. I'm fed up of him. Fed up. ज्योति, मुझे बताओ ना ज्योति, हमेशा हमेशा बताती रही। बताओ ना मुझे, बताओ ना मेरी बेटी, बोलो। मेरे लाड मत कीजिए बाबा, मत कीजिए। मैं रो पड़ूंगी, पर मैं रोना नहीं चाहती। बिना रोए मुझे सहना सीखना है, शिकायत तक नहीं करनी। ये फैसला मैंने खुद किया था ना, अपनी मर्जी से लिया था ना, तो ये मुझे खुद सीखना है और खुद से। आखिर हुआ क्या है भाई? मुझसे मत पूछो, मैं नहीं बताऊंगी। उसने तुम्हें मारा दोबारा? वो कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तो हुआ क्या जो तुमने आखिरी निर्णय ले लिया? मुझे नहीं मालूम, मुझसे मत पूछो। उसी का होगा। हेलो जी, मैं नाथ देवलालीकर बोल रहा हूँ। जी अरुण जी, जी नमस्ते जी, मैं नाथ। ज्योति? हाँ है ज्योति, हाँ जी। हेलो, थैंक यू। I said thank you very much. क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? लगता है जी पूरी तरह से उछट गया उससे। और होता भी क्या? पहले से उसके यही ढंग थे। कहाँ वो, कहाँ हमारी ज्योति? और आपसे यहाँ बुला रहे थे? बाबा आपको ही क्या सूझा? वो और वो भी यहाँ। अरे मुझे लगा कि हमारी आंखों के सामने रहे तो थोड़ा सा नियंत्रण रहेगा, लेकिन ये डेवलपमेंट बहुत चिंताजनक है, बहुत चिंताजनक है। Something has to be done about it. Something has to be done about it. अरे क्या करोगे? गोद में बिठा के उससे नसीहत होगी क्या? बस stop it ऐसे। लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है और तुम्हें मजाक सोचा है। बाबा माँ मजाक नहीं कर रही थी। जनक प्रकाश, मेरा संतुलन चाहता है। I apologize. मैं तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ नाथ। देखो शिवा, ये खूबसूरत प्रयोग कहीं खंडित ना हो जाए। साकार होने को छटपटा था ये सपना, हमारी आंखों के सामने धूल में ना मिल जाए। सेवा, ये हमें इस शादी को बचाना होगा। ये केवल ज्योति की शादी का सवाल नहीं है, ये एक बहुत महत्व रखने वाला मसला है। ये बहुमूल्य प्रयोग है सेवा, ये एक बहुमूल्य प्रयोग है। इस मसले को लेकर मेरी भूमिका शुरू से साफ है। ये शादी असल में शादी है ही नहीं, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो क्या करना है, मैं करूंगी। ज्योति, ज्योति, ज्योति। अरे अरुण जी, अरे आइए। ज्योति कहाँ है? अरुण जी अंदर तो आइए, आइए। ज्योति कहाँ है? ज्योति बुलाओ।
अंदर आइए मीरा जी, बुलाते हैं ज्योति को। ज्योति से काम है, ज्योति को बुलाओ। ज्योति, प्रकाश, ज्योति! अरुण जी आइए, बैठिए, 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 कहिए क्या लेंगे? बल्कि आए हैं तो हमारे साथ भोजन करके ही चलें। भोजन की औकात नहीं रखते अपन, आप बस ज्योति को बुलाइए। अरे क्यों? सेवा, ये भोजन करके ही जाएंगे। आप बस ज्योति को बुलाइए, उसके चरण छू के क्षमा मांगना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहिए। ज्योति नहीं आ रही है, कह रही है जो भी आया हो उससे कह दो चला जाए। सुनो, ज्योति क्या कह रही है? मेरी ज्योति मुझसे नहीं मिलना चाहती, मेरी ज्योति मुझी को जाने का बोलती है। गलती नहीं है उसकी, नहीं है उसकी गलती हमारी है, हमारी। अपराधी है, जबरदस्त अपराधी है उसकी निगाह में। हम चाहे तो कुछ भी कर ले, हमें क्षमा नहीं मिल सकती। अपन बहुत दुष्ट है, बाजी है, मादर चौथ है अपन। बहुत मारते हैं उसको नातों से, बहुत मारते हैं उसको नातों से, जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं उसके साथ। अपनी ज्योति को कष्ट पहुंचाते हैं, वो हमें कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी क्षमा नहीं करेगी। ज्योति तो मेरे भाग में नहीं बंधी है, यही सत्य है। हम जैसा चमार आखिर घूमे ही चढ़ेंगे, पर मेरा प्यार झूठा नहीं है ज्योति, मेरा प्यार सच्चा है। इन हाथों से मारा तुम्हें, इन हाथों को तोड़ के रखा देना चाहिए, इन हाथों को काट के फेंक दो। अरुण जी, क्या कर रहे हैं? अरुण जी, ये क्या करने जा रहे हैं? अरुण जी, हाथ काट के चौथी के चढ़ने वाले पानी कर दूंगा। प्रकाश, चलो। हमारा चूरा दे दो, हमारा चूरा दो, हमें मर जाने दो, हाथ काट देने दो। ज्योति, ज्योति, अरुण जी शांत हो जाइए, लोगों को तमाशा दिखाने की गरज नहीं है, शांत हो जाइए। उसकी जूतियां उठाने की औकात नहीं रखता मैं। क्या बोलने से तुम्हारा बात भूल जाएगा? हम तमीजदार लोग हैं, तमीज से पेश आइए। मेरा बाप नहीं धुल सकता, नहीं धुल सकता। बोलने से नहीं धुलेगा तुम्हारा बाप, शांत हो जाइए, तमीज से पेश आइए। ज्योति को बुलाओ, ज्योति को बुलाओ। पहले आप शांति से बैठिए, बैठिए आप शांति से। ज्योति को बुलाइए। प्रकाश, ज्योति को कहो कि हमने बुलाया। ठहरो प्रकाश, आप ज्योति को क्यों मारते हैं? इसी बात से जब जूते मारो मारो तो भी कंपनसेट नहीं होगा, नहीं होगा। मैं जानना चाहती हूँ आप ज्योति के साथ मारपीट क्यों करते हैं? गरम खोपड़ी अपन थोड़ा नशा भी कर लेते हैं, वो कुछ कहती है तो हम भी सुना देते हैं, लड़ाई हो जाती, हाथ पे काबू नहीं रहता। शादी से पहले जब आप हमारे यहाँ पहली बार आए थे तब भी मेरे सामने यही बात हुई थी, याद है कि नहीं? हुई होगी, हुई होएगी, नहीं हुई थी। पर तब तो ज्योति आपकी पत्नी भी नहीं थी और आप पिए हुए भी नहीं थे। तो अपन कौन कहते हैं कि आप जैसे कल्चर और तमीजदार अपन? बचपन में देखा था हमने, हमारा बाप दारू पी के आए रहे, मैया को मारे, मैया रोए चिल्लाए रात भर, अभी तक गूंजता है साला उसका उठ उठ के रोना। कोई माई का लाल नहीं आता था उसे बचाने। मेरी मैया के आप जैसे बाबा नहीं थे, आप जैसी सास नहीं थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अपन तो है ही पैदाइशी भंगी, आप लोग जैसे भावनों के हिंसक आदतें नहीं है हमें। हम दारू पिएंगे, जोर मारेंगे, उससे प्यार करेंगे, वह पब्लिसिटी होगी कि मारता है। पिए या बगैर पिए भी पत्नी को मारना जंगलीपन कहलाता है। अपन तो है ही पैदाइशी जंगली, आप लोग जैसे नहीं आ रहे थे हमें। ज्योति को किसी भी किस्म के जंगलीपन की आदत नहीं है।
अपन जो है सो है, वो ऐसे ही रहेंगे। ये बात आपकी लड़की को शादी से पहले भी पता था, फिर भी उसने हमसे शादी की, अपनी मर्जी से की। उसका ख्याल था कि आप शादी के बाद सुधर जाओगे। ऐसा ख्याल है तो नंबरी चूतिया है आपकी लड़की। प्लीज प्लीज, बहुत हो गया। अनुज जी, जो हो गया उसको बार बार कहने सुनने में, फिर से बार बार कहने सुनने में कोई तुक नहीं है। ये बात सत्य है कि ज्योति ने अपनी मर्जी से अपने पूरे होश और हवास में आकर तुमसे शादी की। इसीलिए इस शादी को अपनी पूरी शक्ति लगाकर बचाना भी ज्योति का फर्ज है। दुर्गा प्रसाद इधर है आप, दिल्ली में कि बंबई में? ज्योति, ज्योति हमें माफ कर दो। ज्योति क्या याद है? गलती हो गई, माफ कर दो। उठो, उठो, चल। तुम इस आदमी के साथ जा रहे हो ज्योति? हाँ, अच्छी तरह से सोच लिया इस बार? हाँ। जाने दो सेवा, उसे जाना चाहिए। ज्योति, मुझे तुम पे गर्व है, मुझे तुम पे गर्व है ज्योति। मेरी दी हुई शिक्षा बेकार नहीं है। आज मैं अगर ईश्वर में विश्वास रखता तो उसके सामने दामन फैलाकर तुम्हारे लिए दुआ मांगता ज्योति, दुआ मांगता। बहुत बढ़िया। हेलो जी, मैं नाथ देवलालीकर बोल रहा हूँ जी। पढ़ी जी, आत्मकथा पढ़ी, अनुज जी की लिखी हुई आत्मकथा पढ़ी, बहुत खूबसूरत जी। अच्छा, कमाल कर दिया अनुज जी। जी हाँ, मुझे भी विश्वास नहीं था। जी 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 बिल्कुल जी, आइए कभी घर पे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, थैंक यू। एक्सीलेंट, फैंटास्टिक। अनुज ने तो कमाल कर दिखाया है। सेवा,
यू मस्ट रीड इट। इतनी शक्तिशाली आत्मकथा किसी भी भारतीय भाषा में आज तक नहीं लिखी गई होगी। कमाल कर दिया अरुण जी ने तो। विश्वास नहीं होता। सुपर। मैं कुछ कहूँ? हाँ सॉरी, कहो। ज्योति को डॉक्टर खरे के नर्सिंग होम में दाखिल करा के आ रही हूँ। क्या हुआ? ज्योति ठीक तो है? ठीक तो है, लेकिन ब्लीडिंग दोबारा शुरू हो गई थी। 6ठा महीना चल रहा है, आगे परेशानी ना हो इसलिए नर्सिंग होम में दाखिल करा दिया है। ज्योति तो इनकार कर रही थी, मैंने जिद की तब गई। मोहम्मद ने बोला है कि चिंता करने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन शाम तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा। क्या वजह थी? कुमुद ने कुछ बताया? बताना क्या, वही रोजमर्रा की तरह शराब पीकर आया था। ज्योति तो बोलती रही कुछ खास बात नहीं है, लेकिन पेट में मुंदी चोट आई है। पड़ोसियों ने कहा कि लड़की को यहाँ मत रहने दीजिए, ले जाइए। हाथापाई करता है, लाते मारता है। गर्भवती पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव? कौन सा अपराध करती है वो? मर जाएगी तो कौन लौटा लाएगा? ये खूबसूरत आत्मकथा लिखने वाला व्यक्ति ऐसी नीचता पे उतर सकता है? अपनी किताब में लातों की मारों का इमोशनल वर्णन करता है और अपनी 6 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर लात मारता है। How dare he do it to her? How? नाथ जी, अपने आप से सवाल करते रहने से स्थिति में सुधार आने वाला नहीं है। जरूरत इस बात की है कि अकल से काम लें, देखें कि क्या रास्ता निकल सकता है। ये तो जाहिर है कि वो शख्स शुरू से ही नौकरी धंधा करने से साफ इनकार करता रहा है, ज्योति पर बोझ बनकर जीना चाहता है। और ये भी जाहिर है कि वो इस बात का जरा सा भी एहसान नहीं मानेगा। मुझे तो लगता है उसे ये तक नहीं पता कि एहसान किस चिड़िया का नाम है। सेवा, तुम अपनी राय देते हो ना, तो मुझे भी मेरी राय देने का हक है। तुम मुझे ऐसे रोक नहीं सकते। और मैंने मेरी राय सामाजिक कार्य करते हुए बनाई है, घर में बैठे बैठे नहीं बनाई है। मतलब ये कि ये खूबसूरत आत्मकथा लिखने वाला और अनेक सुंदर कविताएं लिखने वाला तुम्हारा वो दलित दामाद निठल्ला होके अपनी बीबी के रुपए से रोज दारू पीना चाहता है, अपने दोस्तों को भी पिलाना चाहता है और अपने मन बहलाव की खातिर उसके पेट में लाते मारना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी उच्च वर्ण से आई है ना। अरे उच्च वर्ण वालों ने उसके पूर्वजों को पीढ़ी दर पीढ़ी जो लाते जमाई थी ना, उन्हें वो इस तरह से वापस कर रहा है। लगता है एक यही महान कार्य है जिसे करने का उसने बीड़ा उठा रखा है। सेवा प्लीज, बहुत हुआ। और इस महान कार्य के दौरान अगर उसकी पत्नी मर जाती है तो मर जाए, क्योंकि दूसरी पत्नी आ जाएगी। लेकिन हमारी बेटी मर जाती है तो क्या नाथ? गॉड सेक, सेवा प्लीज। सॉरी, मुझे मेरी बात कह लेने दो। इसलिए मैंने फैसला किया है, मैं ज्योति को यहाँ घर पे लेकर आ रही हूँ। सिर्फ ज्योति को, उसके पति को नहीं। कम से कम जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है वो यही रहे। लेकिन आपकी माँ जिस दिन लड़की माने तब ना, अभी वो हुकूमत की नर्सिंग होम में उसे तरह तरह से समझाया, लेकिन वो आगे मानने को तैयार नहीं। बार बार एक ही बात कहती रही, तुम चले जाओ यहाँ से, वापस कभी मत आना। न जाने क्या करने वाली है। अभी शाम को उस झोपड़पट्टी वाले गंदे कमरे में जाने को बोल रही थी।
जी मैं नाथ देवलालीकर बोल रहा हूँ। जी पढ़ी, आत्मकथा पढ़ी। जी खूबसूरत है, जी बहुत खूबसूरत है। क्या गोष्ठी रखना चाहते हैं? नहीं मैं अध्यक्षता नहीं कर सकता। अरे मैं रिलेटेड पर्सन हूँ, मैं इन्वॉल्व पार्टी हूँ, मैं नहीं कर सकता। अरे आप किसी और को बुला लीजिए प्लीज। अरे आप नहीं मुझे क्षमा कीजिए। साफ साफ इनकार करना कितना मुश्किल हो जाता है ना? अरे इतनी बार मना किया फिर भी कहते हैं कि बोलो। तुम्हें बोलना अच्छा लगता है? अरे उसे लिखा भी अच्छा है। अगर मुझसे बोलने को कहे तो मैं क्या बोलूंगी बताओ? मैं कहूंगी कि इस अच्छी किताब के लेखक ने अन्याय और शोषण के बारे में जो भी लिखा है वो महज ढोंग है, ढोंग। क्योंकि ये शख्स खुद मेरी बेटी का शोषण कर रहा है, एक परजीवी की तरह उसका खून चूसकर निर्लज्ज बना जीता है, ऊपर से दारू पीकर उसके पेट में लाते मारता है। उठते बैठते उसके जात उसके माँ बाप का नाम लेता है और उन पर गंदी गंदी गालियों की बौछार करता है। गालियां देता है हमें गालियां देता है। ये ज्योति ने नहीं बतलाया, उसके पड़ोसी बता रहे थे। वो तो बेचारी बोलती है तू मेरे साथ जो भी कर ले, मुझे मार ले पीट ले, लेकिन मेरे माँ बाप का नाम न ले, और उनसे सताने की खातिर वो तुम्हें और मुझे। क्या कहता है? मुझसे मत पूछो, क्या कहता है? तुम सुन नहीं पाओगे। अरे बताओ कि हमें पता होना चाहिए। क्या कहता है वो हमें? क्या कहता है बोलो। वो मुझे सोशलिस्ट नेताओं को सेवा दल की रोटियां सप्लाई करने वाले कुटनी कहता है, और भी बहुत कुछ कहता है ना, आप नहीं सुन पाओगे। मुझे क्या कहता है? हाँ मुझे फोर्स मत करो, मैं नहीं बता पाऊंगी। बताओ मुझे क्या कहता है? अरे क्या कहता है मुझे? तुम ज्योति के असली बाप नहीं हो, तुम गुरुजी की तरह नपुंसक हो। उसका असली बाप सॉरी मैं रोज की तरह अंदर आ गया हूँ। इट्स ओके, हम बस आपस में ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। यू कैन बी हियर, इट्स ओके। बाबा अगर आप मूड में हो तो कुछ दिखाना चाहता था। शूट, बोलो। इसमें एक खबर छपी। कैसी खबर? कोई खास नहीं, छपा है कि मिडिल ईस्ट में पैलेस्टीनियन गुरिल्लों के खिलाफ इजरायली फौजों ने जबरदस्त जंग छेड़ दी। इस जंग में गुरिल्लों का रसद पानी बंद करने के लिए या फिर उनकी हर मदद खत्म करने के लिए इजरायली फौजें पैलेस्टीनियन अरब नागरिकों के तमाम गांवों को तबाह करती जा रही थी। सिर्फ पुरुषों पर ही नहीं बल्कि अबोध शिशुओं और निर्दोष स्त्रियों तक पर घिनौने अत्याचार कर रही है, उन्हें मौत की घाट उतार रही है। ऐसा लिखा है इसमें। ये जंग है जयप्रकाश, ये जंग है। मगर यार आता है कि कहीं कुछ 40 साल पहले हिटलर की नाजी फौजों ने भी ऐसे ही जूस की अमानुषिक हत्याएं की थी, और आज वही जूस पैलेस्टीनियन औरतों बच्चों के हत्यारे बन चुके हैं। कहना क्या चाहते हैं? यही, कभी जिनकी हत्याएं की जा रही थी आज वो किसी और की हत्या कर रहे हैं। हो सकता है अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें ये जरूरी जान पड़ता हो। हो सकता है कि अपनी सुरक्षा की गरज से औरतों बच्चों को गोली से उड़ा देना उन्हें जरूरी जान पड़ता हो, पर इसका मतलब ये कि जो कभी अत्याचार के शिकार होते हैं वो आगे चलकर दूसरों पर उतने ही घिनौने अत्याचार करते हैं। ऐसा करते समय उन्हें किसी प्रकार का आनंद भी मिलता हो। शिकार बनने वाला मौका पाते ही दूसरों को शिकार बनाते हुए फूला ना समाता हो।
जिसका शोषण किया जाता है वो किसी और का शोषण करते हुए सुख लूटता हो। कल का शोषित आज शोषक बन बैठा है, कल अगर गोलियां खाई थी तो आज गोलियां चला सकता है। मतलब ये कि अनुभव के सहारे इंसान अच्छा इंसान ही बनता है, इसका कोई भरोसा नहीं। वो और भी बड़ा शैतान बन सकता है। ये गलत है। केवल एक उदाहरण के आधार पे ऐसा निष्कर्ष निकालना पागलपन है। मैं सिर्फ उस हरामी अरुण के जुल्म को संभालने की कोशिश कर रहा हूं। प्रकाश, अपने शब्द वापस लो, वापस लो अपने शब्द। मुझसे गलती हो गई, आई अपोलोजाइज। कौन से संस्कार देकर तुम्हें पाला पोसा बड़ा किया? हम सुसभ्य और सुसंस्कृत लोग हैं। प्रकाश ने जो भी कहा वो जानबूझकर नहीं कहा, जो मन में था वो मुंह से निकल गया। ऐसी बात मन में लाना भी गलत है। बिल्कुल भी गलत नहीं है। कोई उस जैसा सलूक करेगा तो मन में आएगा ही आएगा। गलती गलत सलूक करने वाले की है या गलत सलूक देखकर उंगली उठाने वाले की? मैं सब जानती हूँ। ये तो वही बात हुई, ठोकर लगी पहाड़ की, तोड़े घर की सिल। गुस्सा आया है असल में उस पे, अरुण पे। नहीं, कोई गुस्सा नहीं है, लेकिन मैं कोई साधु महात्मा नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उसे इंसान ही ना समझूं, उसका अनादर करूं। वो आया है, साथ में कोई और भी है। बुलाओ। बैठिए। कहिए, कैसे आना हुआ? हम तो इन मानवों से पहले ही कह रहे थे कि श्रीमान जी आप ही जाओ, हम नहीं जाएंगे। तो ये माने नहीं, बोला चलना पड़ेगा। तो हम भी बंदे चले आए। हमने कही ससुराल की सैरी सी, वरना आजकल कहाँ हो पाता आना जाना। सही बात। भाई निमंत्रणों का तांता लगा हुआ है आजकल। भाषण देने की क्रिया कीजिए, निमंत्रण पे आने का कष्ट कीजिए। कॉकटेल पार्टी है, कम से कम चाय पे आइए। लब प्रतिष्ठित लेखक हैं पर आजकल, और हाई सोसाइटी में लब प्रतिष्ठित लेखक पालतू कुत्ते के बाद आता है, हैं? सही बोल रहे हैं। तो हाँ, तो परिचय कराना रहेगा। तो साहब ये है हमारे दोस्त बामन सेठ नेवकारकर, दलित साहित्यकारों को अपने जेब से खिलाने वाले, दलित साहित्य के चोटी के आलोचक। होटल चलाते हैं और अपने होटल के समोसों की तरह सदाबहार। कहो भाई बामन सेठ, हैं? सही बात है। तो साहब आजकल हमारी कीर्ति की बहुत तूती बोल रही है। आपको ज्ञात ही होगा, आत्मकथात्मक उपन्यास है। दरअसल एक प्रति आपको पहले ही उपहार कर देनी चाहिए थी, पर अपन ठहरे बिजी, उफालसी आदमी से रह गया। कहो बाबा से सही बात, बिल्कुल सही। लाए हो? भूल गए, रखा था लेकिन भूल नहीं लाए, कोई बात नहीं, ऐसा हो ही जाता, अपने घर के आदमी छूट जाते हैं। तो साहब ये है कि इन लोगों का कहना है, आग्रह पूर्वक कहना है कि हमारी जो गोष्ठी हो रही है उसकी अध्यक्षता आप करें। इससे क्यों भाई बाबा? सही बात। उससे क्या होगा कि एक अलग प्रकार की गंभीरता बनी रहेगी, ऐसा इनका कहना है, अपना कुछ नहीं कहना। तो अभी इसके बारे में एक आया था फोन। हाँ, वो दूसरे ही गोष्ठी वालों को आएगा। आजकल जहां देखो अपने काम का बोलबाला है। ये लोग हमारे खास आदमी, इनका आग्रह आप ऑर्डिनरी नहीं ले सकते। यही सोच के इन लोगों ने आपका नाम बतौर अध्यक्ष घोषित कर दिया है। बगैर मेरी अनुमति लिए। ले, हमने आपसे क्या कहा था कि नाथ जी को ये सब बातें पसंद नहीं आई। तो ये लोग बोले कि नाथ सोशलिस्ट है, आजकल एमएलए है, दगा नहीं देगा, ऊपर से ससुर ठहरे तुम्हारे, नाथ जी मना नहीं कर सकते।
ऐसा ये लोग कह रहे हैं। सही बात। वैसे तो इस पुस्तक पर बोलने वाले बहुत लोग मिल सकते हैं। हाँ, मिल ही रहे हैं। सिनेमा के टिकट के वास्ते जैसे क्यों लगती है ना, ऐसे ही क्यों लगी हुई है भक्ता लोगों की। कह रहे थे कि पिछले 5 दशकों से या 10 दशकों से हो गई बाबा से 10 दशक बोल रहे होंगे। हाँ, 10 दशकों से ऐसा लिखा नहीं गया है। ऐसा गुनगुन कर रहे हैं आलोचक के क्षेत्र के आपके वो मच्छर। कह रहे थे कि साहित्य अकादमी पुरस्कार सोई मिलने वाला है। मिलता हो तो देखा भी है? मैंने देखा है। तो यही सोचकर नाथ जी हमारे लोगों ने आपका नाम इनविटेशन और पोस्टर पे छपाई दिया। हाँ, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ना हो आपकी जिम्मेदारी। पर लोग तो यही सोच के आएंगे ना कि आप भाषण देंगे, और अगर आप नहीं आएंगे तो खामखा गलतफहमी फैलेगी। क्यों? कारण ढूंढे जाएंगे, और कारणों का आप जानते ही। कैसे कर? वैसे तो हमारे लोग कहेंगे कि अपराध कारणों से नाथ जी आदि आदि हैं, पर आजकल क्या है कि लोग बहुत ही चालू किस्म के हो गए। सो फौरन एक और एक जोड़ते 11 कहेंगे कि ससुर दामाद की बनती नहीं। हम जो है आपकी लड़की के साथ मारपीट करते हैं, या ऐसे कुछ कुछ लोग तो शायद ये कहें कि हमने आपकी लड़की को घर से निकाल दिया। वही लोगों का क्या। और कुछ तीरंदाज तो ऐसे भी निकलेंगे जो कहेंगे कि ससुर साहब से दामाद की तरक्की सहते नहीं। दलित दामाद को साहित्य में ऊंचा स्थान पाते देख ससुर साहब का सोशलिस्ट उच्च वर्ण जी जल के कोयला हो गया। हाँ। नॉनसेंस। लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं। सही बात। आप लोगों ने इसका नाम डाल के बहुत बड़ी गलती कर दी। अब गड़बड़ घोटाला होए तो हमें गाली मत देना। हमारी सास जी ने तो चाहे होगा गोटा, सुनने की सीढ़ी पहनने वाला, डिग्रीधारी, ऊंची कुर्सी जिसकी पहनने से चिपके हुए, और उसके भाग में लिखे थे अपन कवि और लेखक और दलित। गांठ पे नहीं है लंगोटी हमारे। तो नाथ जी नहीं आएंगे आप अध्यक्षता करने? नहीं, आप हमारे भरोसे मत रहिए। चलो भाई बाबा, चलो दूसरी दुकान देखें। अध्यक्ष का क्या टके से मिलते, वो तो गोष्ठी की प्रतिष्ठा का सवाल था। सही बात है। इसीलिए नाथ जी के यहाँ पैरों की धूल झाड़ने चले आ गए। चलो देखे कोई एकाध सर्वोदरी प्रोफेसर या मार्क्सवादी विद्वान। और साले साहब कैसा चल रहा है तुम्हारा सेवा दली संगीत चूतियापा? उड़ी बाहर। जाओ, मुझे ब्लैकमेल करना चाहता है। हाँ? बिना पूछे मेरा नाम इन्फॉर्मेशन में छाप दिया। मुझे क्या लगता है वो मेरी बेटी पर अत्याचार करेगा? मैं उसके भाषण दूंगा, मैं भाषण में उसकी तारीफ करूंगा। समझता क्या अपने आप को? अरे उसके आने भर से ये घर ये सोफा ये सब पूरा सब गंदा हो गया। अरे उल्टी आ रही थी मुझे उसके उन्मत्त अहंकार को देखकर। चुप रखा ये घर में सेवा ये सब साफ करो। ऐसे चला गया जैसे दंगल जीतकर पहलवान अखाड़े के बाहर जाता हो। अरे तो हम भी दंगल में उतरे कहना। अरे उससे भी ज्यादा शौक उन्हें तगड़े प्रतिद्वंदियों के मुकाबले में। मुझे क्या लगता है कि मोम से भी मुलायम नहीं है नाथ। अरे वज्र तक को चकनाचूर कर देने की शक्ति है हमारी। I will be the last person to submit. I will be the last person to submit. मुझे ब्लैकमेल करता है।
नॉट एट ऑल, चाहे जान चली जाए, नेवर, पहले नेवर। पहले मेरी बात सुन लो, फिर जो मर्जी तय करना। मेरी बात सुन लो। देखो नाथ, हम लोग बुरी तरह फंस चुके हैं, और ऐसे में यदि हम उसे सताते हैं तो इसका मतलब यही होगा कि वो ज्योति को और भी सताए। इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। पहले पहले पूरी बात होने दो। आज की ज्योति की हालत देखते हुए भय होता है, और अब ज्योति हमारी बेटी है और सवाल उसके जीवन मरण का है। ऐसे में तुम नहीं जाओगे, तुम्हारे सिर्फ मना कर देने भर से वो ज्योति को नए सिरे से सताना शुरू कर देगा। और तुम अगर सच में नहीं जाते हो तो वो पगलाया हुआ तो है ही, ज्योति के साथ और न जाने क्या क्या करेगा। इसलिए तुम्हें भाषण देने जाना पड़ेगा, अध्यक्ष बनना पड़ेगा, पुस्तक की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि वही हमारी गरज है। देखो, नाराज मत होना, लेकिन इन सब के तुम ही जिम्मेदार हो। I accept. मैं गोष्ठी में जाऊंगा, भाषण भी दूंगा, भाषण में उसकी तारीफ भी करूंगा जितनी मन पड़े, जितनी मन पड़े। Damn, damn, damn! हो जाता है झूठ भी सच जो बोला जाए बार बार, कस लेता है शिकंजे में ना पाए कोई बाहर। हुआ जो सामना खुद से देखा जो आए ना खुद से, उतार फेंका खोर अपना अपना, तुरंत चला उसी ओर, फिर से एक और ओढ़ने। आगे ला दूं? नहीं, रहने दो। कॉफी पियेंगे बाबा? नहीं, रहने दो। अंदर चल के आराम कर लो ना थोड़ी देर। अरे भाई, मैं बीमार हूँ क्या? हाँ, आपका सिर दबा दूं? आराम पाएंगे। अरे बस बाहर से आकर सीधा कपड़े बदलने की बजाय यहीं बैठ गया, इसीलिए कुछ नहीं हुआ मुझे। आपकी पसंद का रविशंकर का रिकॉर्ड बजाओ। जयप्रकाश जी, आज पितृभक्ति के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हाँ, क्या बात है? पूछा। इट वाज अ गुड टॉक, है ना प्रकाश? हाँ, लोग भी कह रहे थे कि आपका भाषण सबसे नपातुला था और टू द पॉइंट था। क्या झूठ बोलने की होड़ लगी है तुम दोनों में? हाँ, झूठ कैसे? तुम्हें क्या लगता है मैं जो बोलता हूँ वो सुन नहीं पाता? मैं अच्छी तरह जानता हूँ, आज मैं जो बोला एकदम कंडम था, सपाट, गोलमोल, निरर्थक शब्द।
लेकिन हमें तुम्हारा भाषण अच्छा लगा। सेवा, तुम पे भी ये नौबत आ पड़ी कि तुम अपना स्वभाव भूलकर मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। हाँ, तुम अच्छी तरह जानती हो मेरी वाणी के साथ बलात्कार हुआ है। लेकिन तुमने अपनी राय ही तो जाहिर की है। उस पुस्तक के बारे में मैं जरा भी अच्छी राय नहीं रखता सेवा। लेकिन उस दिन तुम ही तो उस पुस्तक को पढ़ के। उस दिन मैं मूर्ख था, ना समझ था। सेवा, वो किताब कोई उपन्यास नहीं है, एक आत्मकथा है, एक जीते जागते आदमी की आत्मकथा। लेकिन उस आत्मकथा में बसने वाला इंसान ढोंगी है, पाखंडी है। इस तरह का पाखंड एक तरह के अवसरवाद को जन्म देता है और उस अवसरवाद में शैतान छुपा होता है। नहीं, सारे दलित ऐसे नहीं होंगे, नहीं ही होंगे। ज्योति को देखा था सेवा, हाँ, कितना दुबला गई है। देर से आई थी और भीड़ में कहीं पीछे जाकर बैठ गई। उसे देखा तो मन में हुक उठी कि उसके पास जाऊं और कहूं, बेटी तुमने क्या हाल कर दिया है अपना। 11 या 12 बरस की थी तब से मेरे भाषणों की वो सबसे बड़ी क्रिटिक रही है। घर में घुसते ही मुझे घेर लेती थी, कहती थी बाबा बहुत बकवास भाषण दिया, दोबारा मत देना। और कभी भाषण अगर पसंद आ जाता तो आनंद और गर्व मेरी बेटी की आंखों में तैर उठता था। उसी ज्योति ने अगर आज मेरे भाषण को सुना होगा तो सेवा, मेरी आज की बेईमानी से मेरी बेटी का जीवन कुछ तो जीने लायक हुआ होगा ना सेवा। तुमने मेरी बात रखी, मैं नहीं जानती कि मैं कैसे ओरियन हो पाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए थोड़ी किया है सब, मैंने तो किया अपनी मासूम और जिद्दी बच्ची की खातिर। उसने मेरी खातिर अपनी जिंदगी का जो सत्यानाश किया है। उसने जो भी किया है अपनी मर्जी से किया है, तुम बेकार में अपने मत्थे मत मरो। नहीं सेवा, समय रहते वो अपने पैर जरूर पीछे खींच लेते हैं। उसमें भावावेग जरूर है मगर उतलापन नहीं। लेकिन हमने ही अपने सोशल कमिटमेंट को दांव पे लगा दिया। कहा शाबाश, ये भी एक क्रांतिकारी प्रयोग है, हो जाए। नतीजा ये हुआ कि मैंने उसके वापस आने की सारी राहें बंद कर दी। प्लीज, ये सब कहना जरूरी है। उसने अपनी जिद में आके शादी की। अगर तुम मना करते तो भी तो वो करके ही रहती ना। फिर भी तुमने इशारा तो किया था ना सेवा, लेकिन उस समय मैं कहाँ सुनने चला था। नतीजा ये हुआ कि मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से खाई में धकेल दिया। नहीं, तो बेकार में अपने आप को दोष मत दो। अरे पागल हो तुम जो मुझे इतना सेंटिमेंटल समझती हो। हाँ, राजनीति ने मुझे गैंडे की खाल बख्शी है। पापा, आज आपकी आवाज बहुत थकी थकी जान पड़ती है। नहीं प्रकाश, अरुण 8 बजे के मास्टरपीस को पढ़कर मैं अपना गला भर लाया था, जबरदस्ती भर लाया था, सिर्फ अपनी मासूम बच्ची की खातिर। हाँ, तो उस बेचारे का एक ही कसूर था कि उसने अपने पिता की अकलमंदी का जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, अपने पिता के संस्कार लिए, अपने पिता के मानवतावाद और उदारतावाद का व्रत लिया। जयप्रकाश जी, अब से आप एक ही काम कीजिए, अपने पिता को नकारिए। उसके दोगलेपन और उसके ढोंगेपन को समझिए, वरना आप भी गड्ढे में गिरेंगे। नहीं, बेकार की बातें मत करो। चलो उठो, चलो अंदर चलो। अरे मैं ठीक ही तो हूँ, तुम मुझे उठो, मैंने कभी आपको आदेश दिया है। चलिए उठिए अंदर, चलिए। कर देती हो उसे।
जो बाबा कहाँ है? अंदर है, वहाँ भी वही है। तबीयत ठीक नहीं? नहीं, डिस्टर्ब है बस। सोए तो नहीं ना? पता नहीं, सोए होंगे तो माँ से कह दूँ? नहीं, कह दो, पर मुझे बाबा से काम है। वहाँ गोष्ठी में संभव नहीं हुआ, इसलिए यहाँ आई। अरे ज्योति, तू कब आई? हेलो, कौन? मधु? हाँ बोलो, सेवा बोल रही हूँ। हाँ, नाथ जी अंदर आराम कर रहे हैं थोड़ा। नहीं नहीं, कुछ खास बात नहीं, बस ऐसे ही। कुछ काम था? उठ के फोन करने को बोलूं? ठीक है, बोलती हूँ मैं, ठीक है। मैं जा रही हूँ। अरे अभी अभी तो आई हूँ, कहाँ चल रही है अभी? बाबा से कहना मैं फोन करती हूँ। खाना तैयार है, खाना खा के जाना, अगर ऐतराज ना हो तो। बैठो, बाबा आ रहे हैं। अरे जो तू आया है बेटा? अभी अभी मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। हाँ, मेरे भाषणों की असली आलोचक तुम बच्ची थी तब से। हाँ, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ, मैं ठीक से भाषण नहीं दे पाया। बैठाओ, बच्ची को हाँ? बैठाओ। तुम्हें लगा होगा कि मैंने बहुत ही बेकार भाषण दिया। पता नहीं क्या हुआ, मैं ठीक से बोल ही नहीं पाया। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मैं हमेशा की तरह बोलता ही चला गया। हाँ, सेवा, खाना तैयार है? हाँ, तैयार। हाँ, चलो हम लोग किचन में चल, वहाँ पे डाइनिंग टेबल में चलकर बातें करते हैं। मुंह में निवाला पड़ते ही मैं बोलना बंद कर देता हूँ। नहीं, चलो। नहीं, यही बात करेंगे। अरे अरे चलो ना अंदर चलो। नहीं, यही बात करेंगे, यही ठीक है। मेरा यहाँ रहना शायद तकलीफ दे होगा। हाँ, ना रहो तो अच्छा है। हाँ बोलो। आज की गोष्ठी में आप क्यों रहते हैं? अरे निमंत्रण मिला था हमें, अध्यक्ष थे हम गोष्ठी के। आपने भाषण क्यों दिया? लेकिन खराब बोला यही ना, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा ना आज दाल नहीं गली। आप मुझसे झूठ मत बोलिए। आप इसीलिए वहां गए थे और बोले थे क्योंकि आपको डर था कि अगर नहीं जाऊंगा तो अरुण मुझ पर और भी ज्यादा अत्याचार करेगा, है ना? Well, वो कंसिडरेशन नहीं था, ये नहीं कहूंगा, लेकिन वही कंसिडरेशन था, दूसरा और कोई कंसिडरेशन नहीं था। आपका आज का भाषण रद्दी तो था ही, वो ऐसा मालूम पड़ रहा था जैसे कोई ठाड़े पे बोलने जाता है। आप भाड़ा लेकर भाषण देने गए थे? हाँ, भाड़ा लेकर तारीफ कर रहे थे? ज्योति, अरे मैं भले ही मर जाती, लेकिन आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान क्यों किया? अरे एहसान काहे का? हम लोग एक ही घर के आदमी नहीं हैं। है, मैं इस घर की नहीं हूँ। मैं इस घर की नहीं हूँ, आप में से किसी की भी नहीं हूँ। दोबारा मत कहिएगा। उससे मैं चाहे कह लूं, लेकिन वो तो फिर भी इसी घर की ना। मैं इस घर की नहीं हूँ। अरे भाई तो किसकी हो? हाँ, आप जानते हैं किसकी हूँ। आप जिसे नापसंद करते हैं, मैं उसकी हूँ। जिसे आप अछूत मानते हैं, मैं उसकी हूँ। जिसे छूते ही आपका पाक साफ मन नापाक हो जाता है, मैं उसकी हूँ। क्या आधार है हमारा ये कहने का कि हम उसे पसंद नहीं करते? हाँ? इस घर में हमेशा उसका स्वागत हुआ है, एक कवि और लेखक मानकर हमेशा उसका आदर किया गया है। वो सुना मैंने आपके उस भाड़े के भाषण में, उस झूठे धोखाधड़ी वाले भाषण में। मैं सुन रही थी आप क्या कहना चाह रहे थे, वो भी सुन रही थी जो आप कह भी नहीं पा रहे थे। आपकी ये जो निगाहें हैं, जब तक
उसे देखकर जहर ही टपकाती थी। गोष्ठी खत्म हो जाने के बाद उसने आपसे आकर वापस बात करने की कोशिश की थी और मैंने ये भी देखा कि आप किस तरह अपने परम आदरणीय को ठंडेपन के साथ नजरअंदाज करके चल दिए थे। बाबा, आज के बाद ना आप मुझे धोखा नहीं दे सकते। अरुण के लिए आपके मन में अपार घृणा ही है और कुछ नहीं। अरुण के लिए नहीं बेटा, उसके मन में बसी हुई कुछ प्रवृत्तियों के लिए। आपकी यही बातें सुनते सुनते तो मैं बड़ी हुई हूँ। मनुष्य से नहीं, उसकी अंदरूनी प्रवृत्तियों से नफरत करो। बुनियादी तौर पर मनुष्य बुरा नहीं होता, बुरी होती हैं उसकी अंदरूनी प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियों को बदलना होगा, उन्हें जड़ समेत नष्ट करना होगा। फिर देखिए ये धरती कैसे स्वर्ग बन जाती है। वास्तव में जरूरत ये है मनुष्य के भीतर बसे भगवान को जगाने की। सब फरेब है, अरे दूतों की बकवास है। सच तो ये है कि आप बराबर जानते रहे कि मनुष्य और उसकी अंदरूनी प्रवृत्तियां दो अलग चीजें हो ही नहीं सकती। एक है, अखंड है। और मनुष्य को या तो आप पूरा का पूरा स्वीकार सकते हैं या तो नकार सकते हैं। अरे बहुत बार तो ये चुनाव भी नहीं कर सकते। मनुष्य के भीतर बसे भगवान को जगाने का ख्याल ऊल जलूल है बाबा, ऊल जलूल है। और ये सब सीखने के लिए मुझे अपने जीवन के 20 वर्ष गंवाने पड़े। अरुण आठवले नामक उस मनुष्य से मिलना पड़ा। जो आपने मुझसे छुपाया है ना बाबा, वो अरुण आठवले ने मुझे दिखाया। एहसान तो उसका जताना चाहिए ना मुझे। देखो ज्योति, ये मसला ऐसा नहीं है कि दो बातों में उड़ा दिया जाए। हम इस पर विस्तार से और ठंडे दिमाग से बात करें। आप कीजिए विस्तार से बातें और ठंडे दिमाग से। मेरे पास समय नहीं आ रहा और ठंडा दिमाग तो बिल्कुल ही नहीं है। मुझे मेरी लड़ाई लड़ने के लिए वापस उसी दुनिया में जाना है। अरे रात को जब शराब के नशे में धुत होकर अरुण घर लौटता है ना, तब आइए कभी हिम्मत होती। उसकी आंखों में, चेहरे पर, शरीर के एक एक अंग में अरुण जानवर होता है। जानवर की प्रकृति उससे अलग नहीं होती। कवि भी अरुण होता है और राक्षस भी अरुण, देवता भी अरुण है, प्रेमी भी अरुण है और पशु भी अरुण ही है। प्रेम के उन्माद में मिलती हैं गंदी गंदी गालियां और पिटते कुटते समय गहरे चुम्बनों की बारिश। ये सब एक ही मनुष्य करता है और एक ही समय करता है। आप मुझे बतलाइए, कौन से जानवर को मिटाकर कौन से भगवान को जगाऊं? कौन से पशु को मारकर कौन से प्रेमी को जगाऊं? बतलाइए मुझे। वो जैसा भी है अरुण है और मुझे वैसा ही स्वीकारना है, क्योंकि मैं अब नकार भी नहीं सकती। देखो ज्योति, हम इस पर शांति से विचार करेंगे। अरे आप कीजिए शांति से विचार, मुझसे नहीं होगा। मैं आपको ये कटु शब्द सुना रही हूँ बाबा, मुझे माफ कीजिएगा, मगर आज आपका पाखंड देखकर ना बहुत चिढ़न हुई है। ऐसा लगा कि क्यों ये आदमी रोज सुबह हमारे अंदर अच्छाई का ड्रग ठूसा करता था। जब वो खुद तमाम चक्रव्यूहों से बाहर निकलकर जी सकता है, तो क्यों उसने हमारी राहें बंद कर दी? मैं भूल नहीं पाई हूँ। स्कूल जाते रास्ते में देखा वो एक दृश्य। एक आदमी ने एक बंगी की टोकरी खोली और टोकरी में से निकले 2 कांपते थरथराते बच्चे। कुछ लोगों ने बताया था कि वो आदमी उन बच्चों को ले जाते हैं
और उनके हाथ पांव तोड़कर उन्हें अपाहिज बना देते हैं। मैं आपको एक खट्टू शब्द सुना रही हूँ, मुझे माफ कीजिए, मगर आपने भी तो गिराओगे ना ज्योति? नहीं, यहाँ आते ही मुझे अपनी दुनिया से चिढ़न होने लगती है। देर से ही सही, पर जो सच्चाई देखी है ना, उसे भूल कर, नजरअंदाज करके, अनदेखा करके अंधी हो जाना चाहती हूँ। मुझे अपनी उसी दुनिया में वापस जाना है, जीना है, मरना है। माँ से सॉरी कहिएगा और उसे ये भी कहिएगा कि आज के बाद आप में से कोई भी मेरे घर में दोबारा वापस नहीं आएगा। लेकिन बेटी, तुम्हारी डिलीवरी? मेरा पति है, विधवा नहीं हूं मैं, और अगर हो भी जाऊंगी तो दोबारा आपके दरवाजे पर दस्तक कभी नहीं दूंगी। मैं ज्योति यदुनाथ देवलालीकर नहीं हूं। ज्योति अरुण आठवले एक महत रानी हूं। हरिजन नहीं कहती, उस शब्द से मुझे चिढ़े। मैं हरिजन नहीं हूं, एक महत रानी हूं। महारानी होती है ना, वैसे ही एक महत रानी हूं। मुझे मत छुड़िए, मेरी छांच से बचिए, नहीं तो मेरी आंच आपके इन सुखासीन मूल्यों को झुलसा कर रखेगी। पीड़ा दिल की भारी है, ख्वाहिशें दिल की हारी है, लौटूंगी ना अब मैं, है यही मेरा सत्य और यही वास्तविकता के अंधेरों में लिपटा कन्यादान, लिपटा कन्यादान। सभी दर्शकों का हृदय से धन्यवाद। तो आपसे परिचय करा दें। ये हमारा भार्गव नार्वेकर एस जयप्रकाश। अलंकृता मालवी एस ज्योति। मैं मनोहर जोशी, मैंने नाथ देवलालीकर। मैं मोनिका श्रीवास्तव एस सेवा। नमस्कार, मैं चित्रा राज एस ज्योति। अनुपम चौधरी अरुण। है प्रवीण और है आभास और ऋतुजा। ऋतुजा प्लीज आ जाइए। ऋतुजा, आभास,